हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास हमने बात किया था लिगेंड के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड डेंटिसिटी, है ना। तो डेंटिसिटी क्या होता है कि जो डोनर एटम होता है वही आपका क्या होता है, डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी अकॉर्डिंग से हमने देखे थे लिगेंड्स, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, है ना, फ्लेक्सीडेंटेड। इस तरह से आपके पॉलीडेंटेड में मीन्स आपका हेक्साडेंटेड थे, टेट्राडेंटेड थे, ये सारी हमने बात कर ली है, ठीक है। एंड चार्ज के अकॉर्डिंग से आपके क्या थे, कैटायनिक, एनायनिक एंड न्यूट्रल थे, ठीक है। तो ये सारी हमने बात कर ली है। और हमने कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकाल चाहिए था ना, कोऑर्डिनेशन नंबर भी हम आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, ठीक है। देखो ऑक्सीडेशन नंबर हम, हाँ आप सही सोच रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर जो हमने रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़े थे 11th क्लास में, ठीक है। तो वही ऑक्सीडेशन नंबर हमें यहाँ भी कैलकुलेट करने हैं, लेकिन वहाँ हम नॉर्मल कंपाउंड की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एंड और सिडविक रूल के बारे में। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर जो है क्या होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है कि जो आपके कंपाउंड है ना, यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स तो यहाँ पे हम जो सेंट्रल मेटल बात करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो हम यहाँ सेंट्रल मेटल की बात करें, तो उस सेंट्रल मेटल पे जो चार्ज है ना, या पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है ना, या अब उसको एक तरह से इमेजिनरी चार्ज वगैरह भी बोल सकते हैं ना। तो जो चार्ज प्रेजेंट होते हैं उस मेटल पे, उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। इसको हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे मान लो मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे आपका K3 है ना, FeCN6, ठीक है। तो हमने आपको और भी चीज़ें बताया है, क्या चीज़ें बताया है कि जो लिगेंड है, जितने हमने लिगेंड देखे हैं सारे लिगेंड के हमने आपको डेंटिसिटी के साथ साथ हमने आपको चार्ज भी बताए हैं कि उस पर कितने चार्ज होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे चार्ज जो होते हैं डेंटिसिटी, यहाँ पे चार्ज लिगेंड जो चार्ज होता है ये क्या है, CN। तो साइनाइड पे कितने चार्ज होते हैं, -1, ठीक है। तो साइनाइड पे -1। अब ये पोटेशियम है तो पोटेशियम 1 पोटेशियम के कितने चार्ज होंगे, +1, क्लियर है। अब ये सेंट्रल मेटल एटम के हमें निकालना है कि चार्ज क्या होगा। तो सेंट्रल मेटल एटम का क्या चार्ज होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि इसको x एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम करते हैं, एक्स, जिसका निकालना है। मीन्स हमें यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के किसका निकालना होगा, हमेशा सेंट्रल मेटल एटम के ही निकालने होते हैं चार्ज। ये क्लियर है। ये आपको बताएगा नहीं कि आप सेंट्रल मेटल एटम के चार्ज निकालिए, आपको अपने आप समझ में आ जाना चाहिए। अगर ये ऑक्सीडेशन नंबर बोला है तो हमें किसका निकालना है, सेंट्रल मेटल एटम के ही चार्ज निकालने, क्लियर है। तो उसके निकालना यहाँ पे एक्स मान लो। फिर उसके बाद है कि इसके टोटल सम को, इस कंपाउंड के टोटल सम को किसके बराबर आप कर लीजिए, 0 के बराबर कर लीजिए, ठीक है। किसके बराबर आप करेंगे, 0 के बराबर। मैं आपको दो मेथड से आपको बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहला मेथड ये है जो हमने 11th क्लास में पढ़े थे। तो जो हम क्या करते हैं कि जिसका निकालना होता है और जो आपके उस कंपाउंड में जो भी एलिमेंट का जो चार्जेस है उसको सम करते हैं। सम करने के बाद किसके बराबर कर लेते हैं, इक्वल टू 0 के बराबर करते हैं, या फिर इस कंपाउंड पे जो चार्जेस होंगे इसके बराबर हम कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पोटेशियम का तो एक पहले से पता है कि पोटेशियम का 1 है, क्योंकि ग्रुप फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। तो यहाँ पे पोटेशियम कितने 3, तो 1 × 3 हो जाएंगे, ठीक है, प्लस एक्स। अब देखो यहाँ पे प्लस, अब ये साइनाइड है तो साइनाइड पे कितने चार्ज होते हैं, -1, तो -1 × 6, -1 × क्या हो गया आपका 6 हो गया। तो अब बताइए यहाँ पे 3 + x - 6 = क्या होगा आपका 0। तो 3 प्लस है और -6 है तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएंगे। तो x - 3 = क्या होगा आपका 0। x - 3 = 0 हो गया, तो x = क्या होगा आपका +3 होगा, क्लियर है। तो जो यहाँ पे आयरन है, आयरन के ऊपर जो चार्ज होंगे वो चार्ज क्या होगा, इसके ऊपर +3 चार्ज होगा, क्लियर है। आयरन के ऊपर क्या होगा आपका +3 चार्ज होगा। तो यहाँ से आपने क्या निकाला, ये एक पहला मेथड है जो आप यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। कैसे कि सबके सम को आप क्या कर लीजिए, आप ऐड कर लीजिए और उसको इक्वल्स टू चार्ज, मीन्स या तो अगर न्यूट्रल है तो वहाँ पे 0 के बराबर कर लीजिए। अगर उस पर कोई चार्जेस है तो उसके चार्ज के बराबर कर लीजिए। ये चीज़ समझ में आ गया है ना। क्या करना है कि जिसको आपको निकालना है, जिस मेटल का निकालना है उसको x मानेंगे, बाकी के चार्जेस को आप ऐड करेंगे, वो उसको इक्वल्स टू 0 के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से आपका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा सेंट्रल मेटल एटम के, ठीक है। अब मैंने आपको दूसरा बोला कि दूसरा मेथड मैं बताऊंगा, जैसे यही है K3FeCN6। इसको अब ये चीज़ आपको पता है कि ये वाले क्या है आपका आयनाइजेशन स्फीयर। इसको मैं दोबारा बनाता हूँ, ठीक है। K3FeCN6, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या बहुत सी यहाँ पे क्या है कि जैसे K3 है,
तो ये क्या है आपका आयनेशन स्फीयर और ये क्या है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, ये चीज़ है। जब ये एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करेंगे तो ये क्या होगा, आयंस में ब्रेक होंगे। ठीक है, तो आयंस में जब ब्रेक होंगे तो क्या बनेगा आपका K+ बनेगा और FeCN होल 6 बनेंगे। ठीक है, अब देखो जब ये ब्रेक होंगे तो ब्रेक होने के बाद आपका क्या होगा कि ये तो अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे। तो अब देखो ये कैटायनिक पार्ट है, ये वाला आपका क्या है कैटायनिक पार्ट है, और ये वाला क्या हो गया आपका एनायनिक पार्ट हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एनायनिक पार्ट एंड कैटायनिक पार्ट में ब्रेक आपने कर लिया। अब देखो यहाँ पे इस पे प्लस चार्ज हो गया, इस पे नेगेटिव चार्ज। अब इस पे कितने चार्ज होंगे, 3 चार्ज होंगे, और इस पे कितना होगा, +1 चार्ज होंगे। ठीक है, तो जिस तरह से जिस तरह से हम यहाँ पे NaCl करते हैं तो NaCl डिजोल्व होने के बाद क्या बनता है, Na+ और Cl- बनते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी होता है ना, यहाँ पे भी होते हैं कि कैटायन वाले पार्ट अलग हो जाते हैं और एनायन वाले पार्ट अलग होते हैं। उसी तरह से आपका ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी आपका इसी तरह से होता है कि कैटायन वाले पार्ट अलग हो जाते हैं, एनायन वाले पार्ट अलग हो जाते हैं, या बोल सकते हैं कि आयनेशन स्फीयर अलग हो जाता है और आपका कैटायनिक जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो आपका अलग हो जाते हैं। अब ये इनमें से क्या है कि ये आपका आयनेशन स्फीयर क्या है, ये सिंपल हो गया, लेकिन ये क्या हो गया आपका कॉम्प्लेक्स एनायनिक हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ से। अब देखो यहाँ पे तो अगर आपको बैलेंस करना तो यहाँ पे ×3, यहाँ 3 × K+ कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से देखो कि पोटेशियम के तो हमें निकालने नहीं है, आयनेशन स्फीयर किसके नहीं निकालने, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर पोटेशियम के तो निकालने हैं, हमें किसके निकालने हैं, सेंट्रल मेटल एटम के निकालने हैं। ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है हमें, सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ से सेंट्रल मेटल एटम किसका, कौन सा है आपका, आयरन आपका क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। तो इसको क्या मान लो आप, X। क्लियर है, इसको क्या मान लिया आपने, X मान लिया। अब यहाँ साइनाइड का कितना होता है, -1, तो -1, तो यहाँ पे क्या करें, प्लस कर लो, तो -1 × 6, -1 × 6। ठीक है, ये किसके बराबर आप कर लेंगे, जो इस कंपाउंड पे जो चार्जेस प्रेजेंट है उसके बराबर कर लेंगे। यहाँ पे कितने चार्जेस है, 3 ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, -3 लिख लो। ठीक है, तो X - 6 = -3। ठीक है, तो X 6 इधर जाएगा, तो 6 इधर आएंगे तो क्या होगा आपका कि X = 6 - 3, तो X = क्या हो गया आपका +3। तो दोनों ही तरीके से आप बना लीजिए, या तो आप आयंस में ब्रेक करके बना लीजिए, या फिर आयंस में ब्रेक नहीं करना चाहते तो आप सीधा सिंपल X मान के सबके चार्ज के सम को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, वहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। क्लियर है, तो दोनों ही मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो हम आज बात करेंगे। और देखो ऑक्सीडेशन नंबर हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जब हम IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे ना, ये जो सारे जितने भी कंपाउंड आपका लिखा हुआ है ना, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये सब लिखे हुए हैं ना, तो इनके हम आगे नेमिंग करेंगे IUPAC नेमिंग। इतने बड़े बड़े कंपाउंड के इससे भी बड़े बड़े कंपाउंड आएंगे, तो उसके हमें नेमिंग करना है। तो वहाँ जो हम जब नेमिंग करेंगे ना, तो वहाँ के सेंट्रल एटम जो भी होगा है ना, यहाँ पे जैसे मान लो कोबाल्ट सेंट्रल एटम, यहाँ पे आयरन सेंट्रल एटम है, तो इसके हमें क्या लिखना है कि जब नेमिंग करेंगे इसके ऑक्सीडेशन नंबर, मान लो ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर के साथ में हमें IUPAC नेमिंग लिखनी पड़ेंगे। ठीक है, तो अब बताओ हमें IUPAC नेमिंग आ जाएंगे और मैं ऑक्सीडेशन नंबर अगर गलत लिखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर गलत लिखेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर हमें यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है निकालना। ठीक है, तो इसके हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आप आराम से ऑटोमेटिकली अगर ईमानदारी के साथ करेंगे तो आराम से आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ जाएगा। क्लियर है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं द चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम इन कॉम्प्लेक्स इज कॉल क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन नंबर। तो जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं पोटेशियम की बात करें है ना, तो हमें यहाँ पे सेंट्रल पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर में जो आपका बताइए सेंट्रल मेटल एटम कौन होता है, जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। मीन्स लिगेंड, जो लिगेंड क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, और मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को वही क्या होगा आपका सेंट्रल मेटल एटम होंगे। ठीक है, जो लिगेंड से आप बोल सकते हैं कि डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, वो आपका क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम। और सेंट्रल मेटल एटम जनरली आपका क्या होता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट ही होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, डी ब्लॉक उसमें क्या होता है, डी ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं। तो वैकेंट होगा तभी वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट करेगा या होल्ड कर सकता है ना। जिसके पास घर ही नहीं होंगे, तो अगर आप किसी को कुछ देना चाहेंगे है ना, सामान देना चाहेंगे, तो वो उसके पास घर ही नहीं होगा, रखने का सामान ही नहीं होगा, तो फिर वो कैसे रखेगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल है कि डी ब्लॉक के ही एलिमेंट क्या कर सकते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं। क्लियर है, चलो अब यहाँ पे देखो बात करते हैं कि के है ना, यहाँ पे के का कितना हो गया, +1।
क्या हो गया आपका +1, ठीक है। कोबाल्ट का निकालना है तो कोबाल्ट का क्या होगा x। अब देखो यहाँ NH3, तो NH3 ये पे क्या है, अमोनिया क्या है आपका यहाँ न्यूट्रल कंपाउंड है, तो यहाँ पे क्या NH3 आपका न्यूट्रल कंपाउंड है, तो न्यूट्रल कंपाउंड होंगे तो क्या होगा आपका 0 एंड इंटू 2, तो 0 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे आधा बार क्या होगा 0 ही होगा। अब देखो उसके बाद क्या है आपका क्लोरीन, तो क्लोरीन का कितना होता है -1, तो -1 इंटू 2 कितना हो गया आपका -2, ठीक है। प्लस करो, फिर उसके बाद SO4 है ना, SO4 क्या होता है 2 - SO4, 2 माइनस हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा आपका -2 इक्वस टू किसके बराबर हो जाएगा आपका 0, तो क्या होगा 1 + x। अब ये तो 0 हो गया है ना, 0 हो गया, तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा -2, तो ये क्या होगा आपका माइनस, यहाँ पे कर लो -2 इक्वस टू क्या होगा आपका 0, तो x - 4 + 1 इक्वस टू 0, तो x इक्वस टू क्या हो जाएगा आपका -3, तो -4 + 1 कितना -3, तो -3 अगर इक्वस के है ना राइट हैंड साइड जाएंगे तो क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा, तो जो x हो गया मीन्स कहने का मतलब कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया वो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा आपका +3 होगा। क्लियर है। और दूसरा मेथड है कि दूसरा मेथड जो आपने आयंस में ब्रेक कर लो, तो आयंस में जब ब्रेक करेंगे, इसको आयंस में ब्रेक करेंगे तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होता है आयनेशन स्फीयर अलग हो जाएगा, K+ में आ जाएंगे। उसके बाद CONH3, ठीक है, होल 2 Cl2SO4 2 है ना SO4, ठीक है, तो इस पे K+ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर इस पे क्या होगा नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, यहाँ पे क्या है कोबाल्ट का, तो x हो जाएगा, इसका 0 हो जाएंगे, ठीक है। Cl2 का है तो Cl2 2 इंटू -1 तो कितना होगा -2 हो जाएंगे, सल्फर SO4 2 - SO4 का कितना होगा 2 माइनस, तो 2 माइनस हो गया इक्वस टू -1 के बराबर, तो x - 4 इक्वस टू -1, तो x ये इक्वस के राइट हैंड साइड जाएंगे तो 4 + -1 तो कितना हो गया आपका +3 है ना, 4 - +1 -4 + 1 तो क्या हो गया -4 + 1 हो गया, तो -3, तो -3 इक्वस के इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका +3 हो जाएगा, ठीक है। तो चाहे दोनों ही मेथड से आप कर लीजिए, दोनों का आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को तो आपको एग्जाम्पल में बता ही दिया। अब इस वाले क्वेश्चन देखिए, NiCO कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है आपका 0 होता है, ये हमने आपको बहुत बार बताया है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर या बोल सकते हैं आप चार्ज क्या होता है आपका 0 होता है, तो निकेल क्या होगा, निकेल का क्या होगा आपको यहाँ पे चार्ज 0 होगा। क्लियर है। चलो अब देखो हमें कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के हमें क्या निकालना है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं, ठीक है। चलो तो हमने आपको 2 मेथड बताए हैं ना, दोनों मेथड से आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, हम दोनों ही मेथड से बनाएंगे। तो यहाँ Ag का क्या होगा x, तो NH3 आपका क्या है न्यूट्रल, तो ये क्या होगा आपका 0, और Cl का क्या है माइनस, तो -1 तो इक्वस टू क्या होगा 0, तो x इक्वस टू क्या होगा आपका +1, तो Ag का क्या होगा +1। या दूसरा मेथड हमने आपको क्या बताया कि AgNH3, तो जब इसको आप वाटर में डिसोल्व करेंगे तो क्या बनेगा आपका AgNH3 होल 2, ठीक है। तो क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या होगा, ये क्लोरीन माइनस पे जाएगा, क्लोरीन माइनस होंगे तो इसका क्या होगा प्लस चार्ज होगा। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। मैं आपको दोनों मेथड इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो आयंस में ब्रेक करने वाले इजी वो वाले जो मेथड है ना, ये वाले जो मेथड है ये तो हम 11th क्लास से ही करते हैं, ये तो हमें आता ही है, कुछ नया ठीक है सीखे है ना, इससे फ़ायदा होगा, इस वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमें फ़ायदा होगा कि आयंस में जब ब्रेक करेंगे, तो आयंस में जब हम ब्रेक कर रहे हैं ना, तो हमें पता चल रहा है कि कौन सा कैटायनिक पार्ट है और कौन सा एनायनिक पार्ट है ना, कौन सा कैटायनिक पार्ट, ये तो आपका भी देखो यहाँ पे क्या होगा कैटायनिक पार्ट ये कॉम्प्लेक्स हो गए, ये एनायनिक पार्ट हो गया आपका सिंपल वाले हो गए। लेकिन इससे पहले जो हमने जो बात किया था वहाँ पे क्या था आपका कि कैटायनिक पार्ट आपका सिंपल था। जहाँ से मैं इस वाले की बात करता हूँ K4 वाले की, जब ये आयंस में ब्रेक होंगे तो K+ में आएगा, तो K+ में आएगा पोटेशियम प्लस में, तो वो वहाँ पे क्या होगा आपका कैटायनिक पार्ट सिंपल होगा। तो ये चीज़ें आपको आनी जिससे आप करते जाएंगे ना, तो आपको इजी वे में आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा मीन्स कहने का मतलब जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपका कौन सा कैटायनिक पार्ट है और कौन सा एनायनिक पार्ट है। अब ये कैटायनिक एनायनिक मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब नोमेनक्लेचर में भी जो है ना कि वहाँ पे भी हम कैटायनिक एंड एनायनिक पार्ट के अकॉर्डिंग से हम नोमेनक्लेचर करेंगे, नेमिंग करेंगे इस कंपाउंड के, जो भी ये वाले कंपाउंड हो गए, जो भी कंपाउंड है सारे कंपाउंड के हम नेमिंग करेंगे। तो वो हमें कैटायनिक एंड एनायनिक पार्ट भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। क्लियर है ना। चलो तो यहाँ ये तो आप सिंपल मेथड से आपने बना ही लिया। अब हमें इस मेथड से बनाने हैं, तो Ag का क्या हो गया आपका x और अमोनिया क्या हो गया आपका 0। अब ये किसके बराबर है +1 के बराबर है ना, प्लस के बराबर, यहाँ पे क्या हो गया प्लस, तो x इक्वल टू क्या हो गया आपका 1। अब दोनों ही मेथड से जाएंगे, दोनों ही मेथड से आपका जो आपका
ऑक्सीडेशन नंबर आपका सेम ही आएगा, लेकिन इस तरह से अगर आप करेंगे तो वो आपको फ़ायदा होगा। अभी फिलहाल ये चीज़ें समझ में आ गया, ठीक। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे AgS2O3 का, ठीक है। Ag का क्या है आपका, अब देखो यहाँ पे चार्ज है 3 माइनस है, तो Ag क्या है मान लो x। अब देखो यहाँ पे क्या S2O3, इसमें क्या होता है आपका जो चार्ज होते हैं वो -2 होता है, तो -2 इंटू 2 इक्वस टू क्या होगा आपका -3, तो x -4 इक्वस टू -3, तो x इक्वल टू क्या +4 -3 कितना होगा आपका +1 हो जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। तो जो Ag का हो गया क्या आपका यहाँ पे +1 के बराबर हो गया, ठीक है। अब ये तो आयंस में ब्रेक नहीं होने वाले, क्योंकि ये खुद ही आपका क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स एनायन है, एनायनिक फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स एनायनिक फॉर्म है। ये पहले से क्या है कहते हैं, ये आयंस में ब्रेकेबल ही है, ठीक है, ब्रेक ही हो चुके, तो इसको और ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि आपका ये कॉम्प्लेक्स एनायनिक फॉर्म, ठीक है। इसको आप दोबारा और ब्रेक नहीं कर सकते। चलो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ये K4FeCN6, तो हम डायरेक्ट हम वही करेंगे, K+ में ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा आपका FeCN6। अब जो चार्ज होगा कितना चार्ज होगा, यहाँ पे K4 है तो यहाँ पे 4 माइनस हो जाएंगे, है ना। याद कीजिए कि हम जो यहाँ पे क्या करते थे, इसके जो अगर हमें नेमिंग करने होते थे, जैसे मान लो K2 है ना, या KCl की बात कर लो, ठीक है, या MgCl2 की बात कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते थे कि K का प्लस होता है, Cl का माइनस होता है, तो यहाँ पे K का प्लस Cl का माइनस इधर आ जाता है, K+ का इधर आता है, KCl हो जाता है। इसी तरह MgCl2, तो Mg, क्लियर है ना, ठीक है। तो इस वाले का हो गया 4 माइनस, तो हमें किसका निकालना है, आयरन का निकालना, तो x हो जाएंगे। उसके बाद साइनाइड का -1 इंटू 6 क्या होगा -6 इक्वस टू 4 माइनस, ठीक है, या -4 कर लो, ठीक है। तो x इक्वस टू क्या होगा -4 + 6 क्या हो गया आपका +2, तो आयरन का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +2 हो जाएंगे। क्लियर। चलो इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर आप देखिए यहाँ पे क्या है आपका, ये वाला आपका जब ब्रेक होगा तो ये क्या होगा आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये क्या होगा आपका एनायनिक फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो अब बताइए कि किसका निकालना होगा, तो कोबाल्ट का निकालना। तो कोबाल्ट को क्या मानेंगे, अब यहाँ NO3 है, ठीक है, तो NO3 का क्या होता है -1, ठीक है, NO3 का -1, तो इस पर क्या होगा आपका प्लस चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या होंगे प्लस चार्ज। अब बताइए कि हमें निकालना है कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट को क्या मान लो x, ठीक है। क्लोरीन का -1, NO2 का क्या होता है -1, तो NO2 का यहाँ पे क्या कर लो आपका -1। अब NH3 है तो NH3 क्या होगा आपका 0, तो NH3 क्या होगा आपका 0 हो गए, इक्वस टू इस पर कितना चार्ज है आपका प्लस चार्ज है, तो इक्वस टू क्या होगा +1, तो x -2, ठीक है, इक्वस टू 1, तो x इक्वस टू क्या होगा 2, इधर आएगा तो क्या होगा 2 माइनस, इधर 2 प्लस हो जाएगा, 2 + 1 कितना होगा आपका +3, तो कोबाल्ट का क्या होगा आपका +3 हो जाएंगे। क्लियर है, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 10th नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। तो 10th नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है पहले से, है ना, वो तो आपका सिंपल फॉर्म था, अब ये क्या है आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाए। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आपका लिगेंड, मीन्स अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग से हमें देखना पड़ेगा कि इस सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग, मीन्स कहने का मतलब है कि एक नोट लिखाया था आपको, और उस नोट में हमने लिखा था कि अगर आपके पास +3 आयन है और वो 3D सीरीज है, क्या आपका 3D सीरीज का अगर +3 आयन्स हैं, तो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है आपका, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं। क्लियर है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है ना। कोई भी आपका 3D सीरीज का अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट है और उस पर चार्ज कितना है +3 चार्ज है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए आपका 6, या कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है इसका मतलब है कि उस पर चार्ज क्या होगा आपका +3 चार्ज होगा। क्लियर है। यहाँ से एक चीज़ और बताया था आपको कि प्लेटिनियम +4 के भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं आपके 6 होते हैं। प्लेडियम +4 का भी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है आपका 6 हो गया। तो जिस तरह से आपका +3 आयन्स है, तो इसका मतलब +2 भी आयन्स होंगे, एकदम +2 आए होंगे। अगर 3D सीरीज है और उस पर क्या है आपका +2 आयन्स है, क्या है आपका +2 आयन्स है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है आपका 4 भी होते हैं और 6 भी होता है। तो वो डिपेंड करता है कि लिगेंड कौन से वहाँ पे है ना, कंपाउंड फॉर्म जो हो रहे हैं वो किस टाइप का कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। एंड उसी तरह से आपका प्लेटिनियम +2 है, या प्लेडियम +2 है, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना होता है
4 कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, या फिर आपका 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसका मतलब जो प्लेटिनियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा, +2, मीन्स आयंस कितने होंगे आपका, +2 आयंस होंगे। क्लियर है। तो हमें वो चीज़ें पता होंगी तब हम यहाँ पे इस टाइप के कंपाउंड के, मीन्स इस टाइप का कॉम्प्लेक्स एनायन एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एनायन एंड कॉम्प्लेक्स कैटायन के आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं सेंट्रल मेटल के, अदरवाइज आप सेंट्रल मेटल के एटम के ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो यहाँ पे देखो PtCl4, तो प्लेटिनियम Cl4, तो प्लेटिनियम यहाँ पे देखो कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, 4, ये जो आपको लिखा रहता है ये क्या है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो प्लेटिनियम इस वाले कंपाउंड में जब देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना है, +4 है, तो +4 नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना है, 4 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो आप बताइए कि सेंट्रल मेटल एटम पे जो प्लेटिनियम का होगा वहाँ पे चार्ज क्या होगा, या मीन्स आयंस क्या होंगे, तो +2 चार्ज, +2 होंगे। क्लियर है। तो इसका मतलब इस वाले में आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा आपका, +2 होगा। चलो अब इस वाले टर्म की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे प्लेटिनियम है, ठीक है, यहाँ पे Cl2 है, तो 2 कोऑर्डिनेशन तब आपके यहाँ पे हो गया, और NH3 होल 4 है, तो कितना हो गया, 4, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना हो गया, प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आपका, 6 हो गया। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं प्लेटिनियम का, तो बताइए प्लेटिनियम पे कौन सा चार्ज होता है, +4 चार्ज होता है। अरे नहीं समझ में आया है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग से आपको उस सेंट्रल मेटल एटम का क्या निकालना है, आपको चार्ज निकालना है। क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि 2 प्लेटिनियम है, लेकिन दोनों ही प्लेटिनियम का आपका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग है। क्लियर है। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट तो यहाँ पे जो कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट को क्या कर लो, यहाँ पे Cr लगा लो ना, क्रोमियम कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, क्रोमियम। अब देखो इस वाले में तो प्लेटिनियम को आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ आपको बता दिया। तो प्लेटिनियम का आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, +4, तो इस पे क्या चार्ज होगा आपका, +2, इस वाले का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से इस वाले की बात करेंगे, तो इस वाले की बात करेंगे तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या है, 4 + 2 6 हो गए। ये 3D सीरीज़ है, तो 3D सीरीज़ है, तो बताइए कि इसका जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो आपका क्या होगा, आपका चार्ज क्या होगा, +4 चार्ज होगा। क्लियर है। इसी तरह से अगर आप इस कंपाउंड को आप ब्रेक करना चाहेंगे, ब्रेक करने के बाद इस पे क्या कौन सा चार्ज होगा, तो उस पर क्या चार्ज होंगे, देखिए यहाँ पे क्या होगा, +4, तो +4 हो गए। तो यहाँ पे Cl2 क्या होगा आपका, Cl का क्या है, -1, तो +4 -2, क्लोरीन क्योंकि 2 है, और NH3 क्या है आपका 0, तो +4 -2, तो क्या होगा, +2। तो ओवरऑल इस कंपाउंड पे जो आप जब आयंस में ब्रेक हो जाएंगे तो इस पर क्या होगा, +2 होंगे, और इस वाले कंपाउंड पे आपका क्या होगा, -2 चार्ज होगा। क्लियर है। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में। तो PtEn-2 और Cl2 है। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे पहले हम क्या देखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, या फिर अगर आप उस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो अब यहाँ पे सीधा सिंपल सा आप कर लीजिए। यहाँ पे क्या है कि इसको दोनों को क्या करें, आयंस में ब्रेक करो। तो आयंस में ब्रेक करेंगे तो ये Cl-2 अलग हो जाएगा और ये वाले अलग हो जाएंगे। ठीक है, जब ये अलग हो जाएंगे तो क्या होगा, PtEn-2 Cl2 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपका एनायनिक पार्ट है, तो ये क्या होगा, कैटायनिक पार्ट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका +2 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या इथाइलिन डायमीन है, तो इथाइलिन डायमीन है, तो प्लेटिनियम का आपको निकालना था, आपका क्या है, मान लो X। अब ये इथाइलिन डायमीन आपका क्या है, न्यूट्रल कंपाउंड है, तो इसका क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। एंड उसके बाद Cl2 है, तो क्या पे है, -2 = क्या होगा आपका +2, तो X = क्या होगा, -2 इधर आया तो राइट साइड से क्या होगा प्लस, तो प्लस क्या हो जाएगा, दोनों प्लस कर लो, तो +4। तो प्लेटिनियम का आपका कितना हो गया, आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +4 हो गया। क्लियर, ऐसे भी समझ में आ गया ना। चलो अब हम बात करते हैं इस वाले में। तो इस वाले में आप इजी, या तो आप वैसे भी डायरेक्ट आप कर सकते हैं दूसरे वाले मेथड से, है ना, डायरेक्ट सबको क्या कर लो, ऐड कर लो। यहाँ तो 0 है, ठीक है, Cl2 -2 हो जाएंगे, और यहाँ पे Cl2 तो -2 हो गया, तो X -2 -2, तो X = 0, तो X -4 = 0, तो X = कितना हो गया आपका +4 हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से आप कोबाल NH3 का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको। कोबाल का X मान लो, यहाँ पे अमोनिया का कितना है, 0 हो गया, SO2 का कितना -2 हो जाएंगे, और Cl का -1 = 0, तो X = क्या हो जाए आपका +3 हो जाएंगे। क्लियर है। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में। ठीक है, अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं।
ठीक है। देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है कि एक कंपाउंड फॉर्म होने के बाद जो सेंट्रल मेटल है या सेंट्रल एटम पे जो चार्ज होते हैं या जितने उस पे इलेक्ट्रॉन, चार्ज नहीं, सीधा सीधा बोल कि उस एटम पे, सेंट्रल मेटल एटम पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या हमने बोला कि कंपाउंड फॉर्म होने के बाद जो सेंट्रल एटम पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है। तो ये चीज़ आप कैसे होता है कि जब भी आपका कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे कि जैसे आपका क्या है, आपका K4FeCN6, वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे K4FeCN हॉल 6 हो गया। ठीक है। जैसे मैं ये कंपाउंड का एग्जांपल लेते हैं, तो जब ये कंपाउंड, जब ये कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है तो जो सेंट्रल मेटल एटम है ये लिगेंड से क्या है, आपका कनेक्टेड है। अब ये लिगेंड से कनेक्टेड है तो लिगेंड जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं तो लिगेंड क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, सेंट्रल एटम को क्या करते हैं, डोनेट करता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं कि लिगेंड क्या करता है, लिगेंड क्या करता है कि जो इसके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो सेंट्रल मेटल एटम को क्या करता है, डोनेट करता है। तो इसका मतलब लिगेंड क्या कर रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर ये कहीं ना कहीं सेंट्रल मेटल एटम एक्सेप्ट कर रहा होगा। तो एक्सेप्ट कर रहा होगा तो मान लो कि यहाँ पे कितना है आपका आयरन का 26 है, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है आपका 6, इसका मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बन रहे होंगे आपके, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। अब ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं तो इसका मतलब 6 लॉन पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपना डोनेट कर रहा है, और आयरन क्या कर रहा है, आपका एक्सेप्ट कर रहा है। तो आयरन जब एक्सेप्ट करेगा इसका मतलब ये लॉन पे इलेक्ट्रॉन को जब एक्सेप्ट करेगा तो कहीं ना कहीं 26 इसका इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 26 नहीं होंगे, ये कहीं ना कहीं आपका ज़्यादा होगा। क्लियर। तो यही चीज़ हमें कैलकुलेट करना है कि आयरन के ऊपर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। क्लियर है। एंड मीन्स ये तो आपका डिपेंड करेगा कि लिगेंड जो है आपका वो आपका पॉजिटिव है, मीन्स कैटायनिक है या एनायनिक है या न्यूट्रल है ना। क्लियर है। चलो, तो यहाँ से हम निकालते हैं कि हम कैसे निकालेंगे कि आयरन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो सबसे पहले उसी को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसके पास, आयरन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपका 26। क्लियर है। अब देखो ये कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया होगा, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि आयरन का पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ठीक है। तो अब ये चीज़ें हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में भी हमें पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, किसका, सेंट्रल मेटल एटम की। ठीक है। तो पहले आप क्या निकालो कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या है, एक्स मान लो। ठीक है। पोटेशियम कितना है आपका 4, तो 4 प्लस हो जाएंगे, और CN कितना है आपका -1, और यहाँ पे कितने 6, तो क्या होता है 1 × 6, तो -1 × 6 कितना होगा 6 इक्वल्स टू क्या होगा आपका 0। तो x -2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या होगा आपका +2। ठीक है। x इक्वल्स टू +2 का मतलब ये हुआ कि आयरन यहाँ पे इस कंपाउंड, जब कंपाउंड फॉर्म हो रहा होगा तो आयरन कहीं ना कहीं आपका 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो अब जो बचा कि आयरन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 26 थे, तो ये इन्होंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेट किया। तो अब ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन बच गए आपके, 24 इलेक्ट्रॉन बच गया। क्लियर। मैं आपको कैसे बता रहा हूँ कि पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का मतलब ये हो कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर +2 है तो ये कहीं ना कहीं 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो कहाँ से लूज़ किया है, ये अपने खुद से लूज़ किया है। तो 26 इलेक्ट्रॉन थे, उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो कितना बच गया आपका, 24 इलेक्ट्रॉन बच गए। ठीक है। तो अब मैं आप वहाँ से फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जाता हूँ कि यहाँ पे क्या है आपका। ठीक है। तो 26 हो गया 26। अब यहाँ पे क्या करना है कि इसका कोऑर्डिनेट, इसका जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या आपका +2 है, तो ये आपका 2 माइनस कर लो। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे हैं 6। तो 1 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में कितने लॉन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, तो एक लॉन पे इलेक्ट्रॉन में, एक लॉन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो कितने हो गए आपका 6 × 2। तो यहाँ पे आपका क्या है 26 - 2 प्लस, सॉरी 26 - 2 प्लस क्या होगा आपका 12। तो आप यहाँ पे प्लस कर लो, तो प्लस करेंगे तो 26 - 2 24, 24 + 12 तो कितना होगा आपका 36 हो गया। तो मीन्स कहने का मतलब कंपाउंड जब फॉर्म हुए तो आपका आयरन पे कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आपका 36। क्लियर है। चलो, इसी तरह से हम दूसरे भी कंपाउंड के एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या है आपका, मान लो यहाँ पे कोबाल्ट NH3 हॉल 6। ठीक है। इसके ऊपर चार्ज जो है आपका क्या है आपका +3 चार्ज, सॉरी
+3 चार्ज है, ठीक है। चलो पहले आप हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले है ना, पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल, यहाँ पे x मानो, यहाँ पे क्या है 0 इक्वल्स टू +3, तो कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया आपका +3 हो गया। अब बताइए कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है आपका 27। तो इन्होंने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, तो यहाँ 27 - 3 क्लियर है। अब देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने फॉर्म हो रहे हैं, 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है आपका 6, तो 6 × 2 इक्वल्स टू क्या होगा आपका 0, तो 27 - 3 कितना होगा 24, 24 + 12 कितना हो गया 26, तो 24 + 12 कितना हो गया 36। तो यहाँ पे कोबाल्ट का जो है एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपका कितना हो गया 36, क्लियर है ना, आपने निकाल लिया। चलो तो यहाँ पे इसी तरह से हमें यहाँ पे निकालना है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हमें निकालना है कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं और उस कंपाउंड के क्या निकालना है EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। चलो तो ये आपके एग्जाम्पल थे, दोनों ही एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताए हैं वो दोनों ही एग्जाम्पल लिख लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे नंबर ऑफ, और यहाँ पे फाइंड करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंट्रल मेटल एटम आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद जो आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम का, उसी को क्या बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और इसका फॉर्मूला क्या है Z क्या है आपका एटॉमिक नंबर जिसका आप निकाल रहे हैं एटॉमिक नंबर सेंट्रल मेटल एटम का। उसके बाद माइनस क्या करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट उस सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, एंड उसके बाद प्लस क्या करेंगे 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। और ये आपका एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल और भी दिया था कोबाल्ट वाला, वो भी आप लिख लीजिए, ठीक है। चलो अब यहाँ पे फाइंड करते हैं क्रोमियम CO6 का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्रोमियम, यहाँ पे CO है, कोबाल्ट नहीं है, ये आपका क्या कोऑर्डिनेशन नंबर CO, ये क्या आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। तो अब कार्बन मोनोऑक्साइड आपका क्या है न्यूट्रल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमियम का इसका मतलब है कि यहाँ पे क्रोमियम का बताइए कि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा आपका 0 होगा। तो जब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, क्रोमियम क्या मान लो X मानो, सॉरी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है ना, हाँ। तो क्या क्रोमियम का कितना होता है 24, तो 24 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर आपका 0 प्लस आपका क्या कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना है 6, 6 × 2 कितना होगा 24 + 12 कितना हो गया 36 हो गए। तो EAN कितना हो गया आपका 36, क्लियर है। इसी तरह से आप बात कीजिए आयरन वाले टर्म में, सेकेंड क्वेश्चन। तो आयरन, अब देखो यहाँ पे आयरन का क्या निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो आयरन को क्या मानेंगे X, उसके बाद क्या है साइनाइड क्या है 6, तो 6 और इसका कितना -1 -1 × 6 क्या होगा -6 इक्वल्स टू क्या होगा -4, तो X इसको ये माइनस है ना, तो X इक्वल्स टू क्या होगा -4 + 6 क्या होगा आपका +2, तो आयरन का क्या हो गया आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ से आयरन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालिए। तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकला आपका -2 प्लस, अब जो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना है 6 × 2, तो 26 - 2 कितना होगा आपका 24 + 12 इक्वल्स टू कितना हो गया 36। देखो सबके 36 आ रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक लॉजिक छुपा हुआ है, तो वो आगे हम देखेंगे क्या लॉजिक है इसके पीछे 36 होने का, ठीक है। तो पहले आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कीजिए सबके, तो ये सेकंड नंबर हो गए, फर्स्ट सेकंड हो गए, उसके बाद थर्ड नंबर भी आप ही निकालेंगे, फोर्थ नंबर भी आप ही निकालिए ना, सारे आप ही निकालिए। मैं एक बता देता हूँ कि कौन सा नंबर आपको 6 नंबर आपको बता देता हूँ, ठीक है, बाकी आपको ही कैलकुलेट करने। 6 और 5, 5 और 6 आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले आप क्या निकालिए कि निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, देखो ये सिंपल सा, NH3 आपका क्या है न्यूट्रल है, ये डाई इन का मतलब क्या हो गया बताइए, यहाँ पे डाई इथाइल ट्राईएमीन, क्या है डाई इन का मतलब कौन सा लिगेंड है, इसका नेम डाई इथाइल ट्राईएमीन, और डाई इथाइल एमीन EN, है ना, समझ में आ गया ना। चलो अब देखो यहाँ पे बात करिए कि इसमें ये भी आपका न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, दो तीनों आपका क्या हो गया न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0, तो निकल का क्या होगा X + 0 इक्वल्स टू क्या होगा +2, तो X इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया 2 के बराबर हो गया, क्लियर है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल कितना होगा आपका +2 हो गया। तो निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 28, क्लियर है। निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 20, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर होता है 28, और इसका जो सॉरी एटॉमिक नंबर 28, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया -2 हो गया। अब आपको निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है।
अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे, कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर आप बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो NH3 में लोन पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन करेगा। एक तो यहाँ पे होगा डाईइथाइलिन ट्राईएमीन, तो इसमें कितने आपका डेंसिटी है, क्या कितने डोनर एटम है आपका, 3 डोनर एटम है। ट्राईएमीन है ना, डाईइथाइल ट्राईएमीन, तो 3 नाइट्रोजन है तो 3 डोनर एटम हो गए। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, डाईइथाइल डाईएमीन, ठीक है, डाईइथाइल डाईमीन में यहाँ पे देखिए कि आपका कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, मीन्स डोनर एटम कितना है, 2। तो टोटल नंबर ऑफ जो आपका डोनर एटम हो गए या टोटल नंबर ऑफ जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गए कितने हो गए, 6 हो गए। तो 6 इंटू 2, तो बताइए यहाँ पे 6 इंटू 2, तो ये क्या होगा आपका 28। अब यहाँ 12 माइनस 2 कितना, 10 प्लस 2 10 हो गया, कितना होगा 38। तो इसके आपके जो आपका EAN है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो हो गया कितना हो गया आपका 38 हो गया। ठीक है, यहाँ पे निकल में, तो यहाँ पे आपका ज़्यादा हो गए। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया कि 5 नंबर में आपको बताता हूँ। 5 नंबर आपका क्या, C6H6 है। ठीक है, तो C6H6 क्या होता है, बेंजीन, एकदम सही आप बोल रहे हैं, बेंजीन। तो बेंजीन तो आपका न्यूट्रल एटम हो गया, न्यूट्रल कंपाउंड हो गया। न्यूट्रल में आपका कोई भी यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। तो क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर कितना आपका 24, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। अब देखो यहाँ पे जो है बेंजीन में जो आपका यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे यहाँ पे, ये क्या करता है कि कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। तो 3 पाई बॉन्ड यहाँ पे क्या है आपका सिस्टम, क्या है आपका कंजुगेटेड सिस्टम में है 3। तो यहाँ पे जो आपका जो बॉन्ड बना सकते हैं, मीन्स आपका यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 हाइड्रोजन रिमूव करके जब क्रोमियम से कनेक्ट होंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या होगा आपका यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन पेयर का जो डीलोकेलाइजेशन होंगे 3 पाई बॉन्ड है, तो 3 पाई बॉन्ड हो गए। 3 पाई बॉन्ड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। अब यहाँ पे C6H6 है, C6H6 कितने टाइम्स है आपका, 2 टाइम्स है। तो एक बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड हो गए, 3। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितना हो गया आपका 6। तो 6 पाई बॉन्ड हो गए, तो 6 पाई बॉन्ड तो प्लस 6 इंटू 6 पाई बॉन्ड है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 12। ठीक है, तो 6 पाई बॉन्ड है, उसमें इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए टोटल, तो 6 इंटू 2, तो 24 प्लस 12 कितना हो गया आपका 36 हो गया। क्लियर है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने, बाकी तो आप आराम से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं किसी का भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में। ठीक है, चलो अब हम इसके एप्लीकेशन पार्ट के टर्म में जाएंगे। पहले इसके बारे में बात करते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है ना, आपने समझ में आ गया, सीख लिया आपने एटॉमिक नंबर है ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब हम बात करते हैं कि सिडविक रूल क्या है ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल क्या है, सिडविक। ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर नेक्स्ट नोबल गैस के इक्वल है, ठीक है, क्या है कि जैसे मान लो पहले हम बात कर लेते हैं क्या, हीलियम हो गए, ठीक है, उसके बाद क्या, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन है ना, जेनन, इसी तरह से चलेंगे। तो इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है आपका 10, उसके बाद कितना हो जाएगा आपका 18, उसके बाद 36, इसके बाद कितना हो जाएगा आपका 54। ठीक है, तो ये जो क्रिप्टॉन जो ये आपका क्या है 3D सीरीज है, ये आपका कौन सा है 4D सीरीज। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब सिडविक ने एक थ्योरी बताया क्या कि किसी भी सेंट्रल मेटल एटम का अगर उसका एटॉमिक नंबर नेक्स्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल हो जाते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। क्या समझ में आया कि अभी जो हमने जितने भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमने कैलकुलेट किए थे, वो कैलकुलेट करने के बाद जो आपका 36 के बराबर आ रहे थे, क्या आ रहा था, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसके बराबर आ रहा था, 36 के बराबर आ रहा था। तो उसका जो स्टेबिलिटी है, उसका जो क्या है आपका स्टेबिलिटी है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू जिसके एटॉमिक नंबर आपका क्या हो 25, 35, 37 इसके बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब इन्होंने बस सिंपल सा कह दिया, कुछ थ्योरी मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के ही बेस पे है, तो है ये वाला है ना, क्या कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कीजिए, और अगर आपको स्टेबिलिटी चेक करना है तो स्टेबिलिटी चेक करना है, तो अगर वो किसी इलेक्ट्रॉनिक नेक्स्ट जो आपका मीन्स अगर मान लो कि जैसे मान लो आयरन की बात करते हैं, तो आयरन में जो एटॉमिक नंबर कितना है आपका 26। इस आयरन का एटॉमिक फॉर्म होने के बाद, कंपाउंड फॉर्म होने के बाद, अगर नेक्स्ट इनर्ट गैस, नेक्स्ट इसका इनर्ट गैस कौन सा है आपका क्रिप्टॉन ही है, तो क्रिप्टॉन के अगर एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाता है आपका, ज़्यादा हो जाता है स्टेबिलिटी। क्लियर है, तो जो एटॉमिक नंबर कितना हो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है 36, तो इसका जो होगा आपका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है, एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरा चीज़ जो है, ये सिडविक जो थ्योरी है
ये ओनली एप्लीकेबल है, वो किसके लिए एप्लीकेबल है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली मेटल कार्बोनेट्स या कार्बोनाइल्स पे ही आपका काम करेगा। मीन्स कहने का मतलब है मेटल कार्बोनाइल्स, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब है जैसे मान लो कि आपका FeCO है, तो ये इसी पे बेस्ड होगा, है ना, इसी कंपाउंड में आपका एप्लीकेबल है और बाकी कोई भी कंपाउंड में आपका एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है हम क्या बोल रहे हैं कि ये ओनली, ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका मेटल कार्बोनाइल्स में ही आपका सिडविक EAN रूल एप्लीकेबल है, बाकी किसी भी कंपाउंड पे आपका एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है, ठीक है। चलो, तो इसके बेसिस पे हम देखो यहाँ पे लिखे, पहले आप देख लीजिए इसको डेफिनेशन वगैरह जो भी है। द कॉम्प्लेक्सेस इन विच द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर द सेंट्रल एटम इक्वल्स द एटॉमिक नंबर ऑफ द नेक्स्ट नोबल गैस, है ना, द फाउंड टू बी रिलेटिवली मोर स्टेबल, ठीक है। अगर वो आपका नेक्स्ट नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल हो जाएंगे तो वो आपका रिलेटिवली मोर स्टेबल कंपाउंड होंगे, ठीक है। दूसरा क्या है कि AN रूल इज जनरली फाउंड टू बी नॉट वैलिड इन केस ऑफ मोस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एप्लीकेबल नहीं है, बट इन केस ऑफ मेटल कार्बोनिल, जितने भी आपका मेटल कार्बोनिल्स है उसमें आपके मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका क्या होगा कि एप्लीकेबल होगा। क्लियर है। चलो, अब हम इसके एप्लीकेशन टर्म में जाते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन आपको अब समझ में आया। जैसे मान लो कि FeCO(X) है, ठीक है। अब हमें पता करना है कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे कितने कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो कितने कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होंगे, तो अब हमें पता है कि आयरन का जो होता है वो 3D सीरीज है। तो 3D सीरीज में जो नोबेल गैसेस होते हैं वो क्या होता है आपका, क्रिप्टॉन होता है। तो क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना है आपका 6, ठीक है। उसके बाद आयरन का इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, आयरन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 626, ठीक है। अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपका क्या है 0 होते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0। अब देखो X/2, तो यहाँ पे X/2, तो यहाँ पे जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होंगे वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, वो आपका 2, तो 2 होगा। तो मीन्स कहने का मतलब टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं आपका X मान लिया, और यहाँ पे कितना हो गया 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 36 में 36 माइनस 26 का आपका कितना होगा 10, इक्वल्स टू क्या होगा X/2, X/2, तो 2X, तो X इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 5, X का वैल्यू कितना हो गया 5। इसका मतलब जो आपका कंपाउंड है वो कंपाउंड क्या है आपका FeCO(5), आंसर। क्लियर है, FeCO(5). इसी तरह से एक एग्जांपल और भी ले लेते हैं, जैसे मान लो CrCO(X) ले लिया, क्लियर, CrCO(X) ले लिया। तो क्रोमियम का ये क्या आपका 3D, तो इसका मतलब ये 36 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन ये अगर स्टेबल होगा, ज़्यादा मोर स्टेबल होगा, तो 36 के बराबर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होना चाहिए। तो 36 इक्वल्स टू क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा 24 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा आपका 0 होगा, ठीक है। -0, माइनस है ना, -0 प्लस यहाँ पे X है और यहाँ पे कितना है आपका 2, ठीक है। तो 36 माइनस 24 कितना हो गया 12, इक्वल्स टू क्या होगा 2X, तो X इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 6। तो जो ये कंपाउंड होंगे, तो यहाँ पे कंपाउंड में क्या होगा आपका कि बताइए कौन सा कंपाउंड होगा, CrCO(6) होगा। क्लियर है, CrCO(6) हो जाएगी, ठीक है। चलो, ये एप्लीकेशन फॉर्म थे, एप्लीकेशन थे। तो यहाँ पे एक आप लिख सकते हैं क्या पॉइंट, यहाँ पे हमने पॉइंट नहीं लिखे है ना, चलो ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आप लिख लो, फर्स्ट पॉइंट आप लिखे यहाँ पे क्या है, टू कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, लिखिए कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच्ड टू मेटल या मेटल एटम, है ना, अटैच टू मेटल एटम। तो सिंपल सी बात है कि पहले इसमें एप्लीकेशन में आप क्या करें कि हम एक कार्बन मोनोऑक्साइड का जो कितने नंबर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होंगे वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि ये जो सिडविक थ्योरी है ये ओनली मेटल कार्बोनिल्स के लिए ही एप्लीकेबल है और किसी के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है। चलो, एक और पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं, एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे क्या है वो पॉइंट, देखो ये पॉइंट, पहले सेकंड पॉइंट आप लिख लीजिए ना। तो टू फाइंड ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर ऑफ मेटल कार्बोनेट, है ना। सेकंड पॉइंट आप लिखिए टू फाइंड ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर ऑफ मेटल कार्बोनाइल्स,
ठीक है। आपको ऑक्सीडाइजिंग वो जो कंपाउंड होंगे कार्बोनाइल्स का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे या रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट हम कैसे बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, ठीक है। मान लो हमारे पास यहाँ पे 36 हम बेस मान लेते हैं, ठीक है। अगर किसी सेंट्रल मेटल का आइटम का मान लो 35 है इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 34 है, 37 है, ठीक है, तो ये बेस है। अब देखो अगर 36 है, पहले मैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर 37 से 36 आते हैं तो इसका मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन को यह क्या करता है, लूज़ करता है। जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं वो क्या कहलाता है, आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है। पहले इस चीज़ को समझिए। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, वो बाकी आपको तो वो पता है कि हाइड्रोजन का एडिशन और ऑक्सीडेशन का एडिशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता है, वहाँ से आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट वहाँ से कैलकुलेट करेंगे, वो हम नहीं। हम इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे आपका क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज़ करते हैं, वो क्या होता है, आपके रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, आपका गेन करेगा, है ना, जिसका एटॉमिक जैसे मान लो 35 से 36 हो जाएगा तो ये क्या होगा, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे। जैसे 34 से क्या होगा, 36 हो जाएगा तो इसका ऑक्सीडाइजिंग, ये क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। क्लियर, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमें एक कंपाउंड के हम लिखते हैं कि जैसे आपका Mn क्या है, CO6, ठीक है। हमें इसका क्या निकालना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, वो चीज़ें हमें बताना है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है तो Mn का जो होता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, आपका 25, ठीक है। एंड यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ के 0 हो जाएंगे ना, न्यूट्रल कंपाउंड है तो ये क्या हो जाएंगे आपका, या और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है आपका 6, तो 6 × 2 तो कितना होगा 12, तो कितना होगा आपका 37 हो गया। क्लियर है। अब जो 37 हो गया तो ये क्या करेगा, 37 ये चाहेगा क्या कि 36 आ जाए और 36 आने के बाद वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि Mn तो 37 से कहाँ जाएगा आपका 36, 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, ये आपका लॉस कर रहा है। तो एक 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, मीन्स जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है। MnCO6 तो ये क्या होगा आपका MnCO6 पे क्या होगा आपका प्लस, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उस पर क्या होगा आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज होगा, ये आपका MnCO6 प्लस जो हो गए ये आपका क्या होगा, आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, है ना, आपने ये पॉइंट लिख लिया ना कि फाइंड नेचर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ मेटल कार्बोनाइल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो कि MnCO6 बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, MnCO6 बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है। चलो नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो वेनेडियम, ठीक है, हॉल 6। पहले आप इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालें। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना 23 प्लस, यहाँ तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा नहीं, तो यहाँ पे कार्बोनोइल है तो क्या 6 × 2 तो कितना हो गया आपका 12, कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कितना हो गया आपका 35। अब ये क्या करेगा 35 क्या बनेगा, ये 36 में जाएगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो यहाँ पे क्या होगा VCO है, तो इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का गेन करने का मतलब वो क्या हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जब फॉर्म होगा तो VCO6 पे क्या होगा आपका -1। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेनेडियम VCO6 जो बिहेव करेगा वो क्या बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ से। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि वेनेडियम CO6 है ना, जो बिहेव एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है, यहाँ क्लियर है, समझ में आ गया आपको, है ना, सिडविक के एप्लीकेशन समझ में आ गया। तो एक तो क्या आता है, आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और दूसरा आप यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट आप नेचर बता सकते हैं ना। ये कौन सा एप्लीकेबल है, सिर्फ आपका कार्बोनॉइल में ही आपका एप्लीकेबल होगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर। जिस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर करते हैं उसी तरह से हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नोमेनक्लेचर भी करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना रखते हैं, चलो ठीक है, थैंक यू।